First year, Assalamu alaikum and welcome to the physics online class of Merit Schooling System and College। आज हम फ्लूइड वाले चैप्टर्स के MCQs को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो अगर आप उसमें से बुक खोल के देखें MCQs में, तो हमारा पहला MCQs में से फर्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप 2 टेबल टेनिस बॉल, वन फिल्ड विद एयर एंड अदर with water, which ball reaches terminal velocity first and why। ठीक, अब पहले हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब भी होंगे उसमें आप सबसे पहले ये समझिएगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। तो अगर आप इसमें और करें तो उसने कहा कि अगर एक ऊंची बिल्डिंग हो उसमें से आप 2 टेबल टेनिस की बॉल्स को गिराएं, एक में एयर फिल की हुई और दूसरे में वाटर हो, तो कौन सी बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगी। इसके आंसर में हम देखते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी वो बॉल जो विद एयर फील्ड होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगी बनिस्बत वाटर के। लेकिन वजह उसकी क्या है, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या है। अगर स्फेरिकल बॉडी हो तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है Vt इज इक्वल टू 2/9 रो जी आर स्केयर डिवाइडेड बाई ईटा। ये इक्वेशन बताती है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा जो कि हम एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी करेंगे। तो उसमें देखें जो Vt है टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी। जो बॉल फील्ड होती है एयर में वो लेस डेंसर होती है, ठीक है, किससे, उस बनिस्बत वाटर से। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो बॉल जब एयर फील्ड वाली उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगी, मींस उसकी वेलोसिटी और ड्रैगिंग फोर्स उस पर, क्योंकि ड्रैगिंग फोर्स कम लगेगी तो वो जल्द ही टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी। टर्मिनल वेलोसिटी हम कहते हैं ना कि जब बॉडी के वेट और टर्मिनल वेलोसिटी, बॉडी का वेट और अपोजिंग फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स जिसमें से वो पास कर रही हो बॉडी वो इक्वल हो जाए, तो उस वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। यानी टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैसे कहेंगे कि जो बॉडी की फोर्स जो बॉडी पे एक्ट लग रही है वो हम कहते हैं इक्वल टू वेट होती है। वो वेट जब ड्रैगिंग फोर्स के इक्वल हो जाए तो उस वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी होती है तो वो के वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। इस केस में देखें टर्मिनल वेलोसिटी कैसे गेन करेगा, जब वो उसकी डेंसिटी कम होगी एयर की तो उस पर ड्रैगिंग फोर्स भी कम होगी, और जब ड्रैगिंग फोर्स कम होगी तो जल्द ही बॉडी की ड्रैगिंग फोर्स और वेट बिकम्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन कर लेगा, जबकि वाटर फील्ड होगा जो कि वाटर का जो होगा ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो वो लेस टाइम में करेगा गेन। ठीक, अब नेक्स्ट हम इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा अगर आप करें तो वो है, वाई कैन ए स्क्विरल जंप फ्रॉम ए ट्री branch to the ground and run away undamaged while a human could break a bone in such a fall। फिर वही बात है, क्वेश्चन को अगर आप समझे तो क्या है कि जब स्क्विरल किसी ट्री ब्रांच से गिरती है तो वो अनडैमेज यानी वो नुकसान नहीं होता और वो चली जाती है, उसी के बनिस्बत उड़ जाती है, ये भाग जाती है। लेकिन बनिस्बत उसके अगर इंसान या ह्यूमन बॉडी कोई किसी ब्रांच ऑफ ट्री से गिरे तो वो अपनी हड्डी तुड़वा लेगा या उसको चोट लगेगी। तो हम कहते होते हैं कि इसका रीज़न क्या है। अगर आप गौर करें, जो स्क्विरल होती है जब जंप करती है वो जब ग्राउंड पर पहुंचती है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम होती है बनिस्बत ह्यूमन बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी के। यानी जब स्क्विरल जंप करती है ब्रांच ऑफ ट्री से या गिरती है ब्रांच ऑफ ट्री से, तो वो जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी लो गेन करेगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर ह्यूमन बॉडी गिराएंगे तो वो ये गिरेगी ह्यूमन बॉडी तो जल्द ही टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगी, लेकिन ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करेगी। अब उसकी वजह क्या होती है, वो लो टर्मिनल वेलोसिटी क्यों जल्दी गेन करती है। हमने देखा था कि जब टर्मिनल वेलोसिटी का हमने जब सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था उसका आर्टिकल, तो हमने उसमें देखा था कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डेंसिटी, इस तरह भी हमने कहा टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है, इस तरह हमने कहा था टर्मिनल वेलोसिटी सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करती है। जो स्क्विरल होता है इसका एक्सपोज सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया उसका फ्लूइड में से गुजर रहा होता है, एयर में से जंप के दौरान गिरते हुए, वो सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है। इस वजह से हम कहते हैं द ड्रैगिंग फोर्स जो होती है, ड्रैग फोर्स दैट अपोजेस द फॉल इज़ हाई, ड्रैगिंग फोर्स भी उस पर ज़्यादा होती है। दिस इज़ बिकॉज द ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था कि ड्रैगिंग फोर्स डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे। इंक्रीज होगा सरफेस एरिया, ड्रैगिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी।
यानी अगर हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ गिर रही हो और वो एरिया वाइज उसका एरिया छोटा हो तो उस पर ड्रैगिंग फोर्स भी कम होगी, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर ड्रैगिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अब जब ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो ड्रैगिंग फोर्स क्या करती है, हमेशा हम कहते हैं वो मोशन को अपोज करती है। ड्रैगिंग फोर्स हमेशा बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है। वो कोशिश करती है कि बॉडी जो मूवमेंट कर रही है या मोशन कर रही है वो मोशन जो है वो कम हो, तो उसको मोशन को रोकती है। दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं कि जो ड्रैगिंग फोर्स होती है वो अपोज करती है बॉडी की मोशन को। तो ड्रैग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ स्क्विरल इज़ वेरी लार्ज, सो द स्क्विरल रीचेज द ग्राउंड विद सेफर टर्मिनल वेलोसिटी एंड रिमेन्स अनडैमेज। यानी जब वो नीचे की तरफ गिर रही होती है तो क्या होता है, उसको गिरने से रोक रही होती है क्या चीज़ जिसमें से वो पास कर रही है। यानी ये ड्रैगिंग फोर्स है, अगर वो एयर में से गिर रही है तो एयर की ड्रैगिंग फोर्स जो होगी वो उसको क्या करेगी, गिरने से रोकेगी। जब गिरने से कोई चीज़ रोकेगी तो उस पे क्या होगा, वो जब ज़मीन तक पहुंचेगी तो उसको कोशिश ये होगी कि वो ज़मीन तक पहुंचे, लेकिन किस तरीके से कि उस पर उस फोर्स ज़्यादा लगे, उसको ज़मीन तक आने ना दे। तो इसका मतलब ये होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई ज़मीन तक पहुंच जाएंगी। उसके मुकाबले में जो ह्यूमन बॉडी है उसका साइज़ छोटा होता है, यानी सरफेस एरिया कम होता है, तो उस पर ड्रैगिंग फोर्स भी कम होती है। और जब ड्रैगिंग फोर्स कम होगी इसका मतलब है जब वो ब्रांच ऑफ ट्रीज से गिरेगी ज़मीन की तरफ तो एयर जो होगी उसको कम कोशिश करेगी रोकने की, यानी ड्रैगिंग फोर्स कम लगाएगी। और जब कम फोर्स लगेगी उसको रोकने में तो उस तेज़ी से वो नीचे आएगी, और जब वो गिरेगी तो कुछ ना कुछ वो अपने हिस्से को डैमेज कर देगी। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए पैराशूटिस्ट बिफोर ओपनिंग ए पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड। अब क्वेश्चन ये था इसमें, ये तीसरा जो पूछा गया है कि जो टर्मिनल स्पीड है पैराशूटिस्ट की वो पैराशूट खोलने से पहले और खोलने के बाद क्या होगी, और उसमें डिफरेंस क्या होगा, क्या फ़र्क होगा। हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे कि पैराशूट जो खुलता है तो पैराशूटिस्ट की उस वक्त क्या होगी टर्मिनल स्पीड, और खुलने के बाद उसकी क्या टर्मिनल स्पीड होगी। तो अगर आप गौर करें, हम कहते होते हैं कि जब पैराट्रूपर यानी जो जहाज़ से जंप करते हैं पैराशूट के साथ, वो जब आपने कभी गौर किया हो, कहीं देखा हो उसको टीवी पर या कहीं ओरिजिनली आपने देखा हो, तो जब वो जंप करता है पैराशूट से नीचे पैराट्रूपर, तो वो पैराशूट पहले शुरू में नहीं, स्टार्ट में वो नहीं खोलता। वो क्या करता है, वो एक ख़ास स्पीड से नीचे की तरफ मूव करता है, कुछ देर के बाद फिर वो पैराशूट को खोल देता है। तो जब इसका मतलब है कि पैराशूट खोलने से पहले जब वो मूव कर रहा होता है तो उसकी सर्टन स्पीड होती है, और जब वो पैराशूट खोलता है तो फिर उसकी स्पीड होती है। अब उसमें अगर आप देखें, जब हम कहते हैं कि फ्री फॉल के दौरान पैराट्रूपर जो है अटेन्स हिज टर्मिनल वेलोसिटी, वो 2 दफ़ा करता है क्या, वंस बिफोर ओपनिंग द और अदर आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। जब विदाउट ओपनिंग होती है पैराशूट के तो पैराट्रूप ऑफर्स लो रेडियस, यानी वो उसका सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए हम कहते हैं उसकी हाई टर्मिनल स्पीड होती है। क्यों हाई टर्मिनल स्पीड होती है, क्योंकि ड्रैगिंग फोर्स उस पर कम होती है तो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है। जब वो पैराशूट को ओपन करता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और जब ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी उसकी टर्मिनल स्पीड वो कम हो जाएगी। तो दो होंगी, एक हम कह सकते, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम कहते हैं जब पैराशूट ओपन नहीं करता तो टर्मिनल स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि सरफेस एरिया कम होता है। इस तरह जब पैराशूट ओपन होता है तो उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो टर्मिनल स्पीड उसकी का भी और डिफरेंट चेंज हो जाती है। अब हम कंसिडर करते हैं कि वो जो वेलोसिटी है वो जब जंप करता है पैराट्रूपर नीचे, तो हम कहते हैं वो 140 किलोमीटर पर आवर या 39 मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी को गेन करता है फर्स्ट 20 सेकंड में, यानी जंप करने के बाद फर्स्ट 20 सेकंड में वो 39 मीटर पर सेकंड या 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करता है। ये हम उसको कहेंगे उसकी फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी है। कब, जब पैराशूट वाज नॉट ओपन, जब पैराशूट खुला हुआ नहीं था। अब जब ओपन करता है पैराशूट तो हम कहते हैं सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा हो जाती है। हम कहते हैं उस वक्त टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पैराट्रूपर जो होती है वो 22 किलोमीटर पर आवर या दूसरे लफ्ज़ में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कब, फर्स्ट 20 में 39 मीटर पर सेकेंड, और फिर 42 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, और वो इस 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ज़मीन तक फिर पहुंचता है। तो ये अगर आप देखें तो अगर हम कहते हैं अगर आपकी एक दीवार है 2 मीटर ऊपर या आपका एक टेबल है 2 मीटर ऊपर, आप उससे जब जंप करते हैं तो आपको चोट नहीं लगती,
क्यों? क्योंकि वो भी स्पीड उस वक्त भी आपकी जंप करने की स्पीड होती है 6 मीटर पर सेकंड, तकरीबन 6 मीटर पर सेकंड वो आपकी वहाँ पर भी स्पीड होती है। तो हम कहते हैं कि वो उस स्पीड के साथ मूव करता हुआ फिर ज़मीन तक पहुँच जाता है, इसलिए जब वो पैराशूटर ज़मीन तक पहुँचता है तो वो ज़ख्मी नहीं होता, उसको चोट नहीं लगती। दोबारा देख लें, हमने कहा था कि दो स्पीड्स होती हैं, दो वेलोसिटीज़ इसकी बन जाती हैं, एक बिफोर ओपनिंग द पैराशूट, एक आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। बिफोर ओपनिंग जो पैराशूट होती है उसकी स्पीड हमने कहा था उसका सरफेस एरिया कम होता है, ड्रैगिंग फोर्स उस पर कम होगी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो वो हमने कहा फ़र्ज़ किया था कि जब वो जंप करता है तो फर्स्ट 20 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाती है 39 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसके बाद जब क्या होता है, जब पैराशूट को ओपन करता है सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी, ड्रैगिंग फोर्स कम बढ़ जाएगी तो बॉडी की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो वही वेलोसिटी जो फर्स्ट 20 सेकंड में 39 मीटर पर सेकंड होती है वो 42 सेकंड्स के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक हो गया जी फर्स्ट ईयर। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, यू कैन स्क्विrt वाटर ओवर ए ग्रेटर डिस्टेंस बाय प्लेसिंग योर थंब ओवर द एंड ऑफ ए गार्डन होज देन बाय लीविंग इट कम्प्लीटली अनकवर्ड, एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। ये तो एक नॉर्मल कॉमन सी बात है जो आपने अपने घरों में भी ये किया हुआ होगा कि जब आप पाइप से पानी दे रहे हो किसी गार्डन में, किसी बाग में, किसी पौधों में या ओपन एरिया में, तो अगर आप उस पाइप के आगे अंगूठा रखते हैं तो आप देखेंगे वो आपका पानी दूर तक जाएगा, और जब आप अंगूठा हटाते हैं उसमें से तो पानी जो है उसकी जो दूर तक वो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करता है वो कम होता है। अब अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या करेंगे, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी इस चैप्टर में ही। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट था, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड इज़ ऑलवेज, सॉरी स्पीड जो होगी खाली लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तीसरे स्टेप में है, अगर हम इसको देखें तो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a, यानी स्पीड जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद अगर आप एरिया ज़्यादा कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी और एरिया कम करेंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब आप पानी के पाइप को और करें तो पानी के पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आगे होल होता है उस पर अगर आप देखें उसका एरिया अगर आप कम करें, यानी अंगूठा जब आप रखते हैं तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इक्वेशन बताती है एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, एरिया जो ही आप कम करेंगे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा, पानी दूर तक जाएगा। जब आप हाथ हटाते हैं एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी तो पानी जो है वो नज़दीक ही गिरेगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज स्मोक राइज फास्टर इन चिमनी ऑन ए विंडी डे, यानी जब हवा चल रही हो तो क्यों स्मोक जो होता है, धुआं होता है चिमनियों में, ज़्यादा ऊपर तक या जल्दी चला जाता है ऊपर तक, अब या ऊपर से ज़्यादा मूव करना शुरू कर जाता है आसान सा। अगर आप बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ें, ये भी अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बर्नौलीज़ इक्वेशन में था कि जहाँ पर किसी जगह पर स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। इसको गौर से सुनिएगा, जिस जगह पे इस फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर कम होता है। अब गौर करें, चिमनी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि चिमनी का ऊपर वाला एंड है जो है वो एयर में है। जब तेज़ हवा चलती है तो चिमनी के ऊपर वाले हिस्से पे जहाँ पर वो खुला होता है, जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, अगर आप गौर करें वहाँ पर जब तेज़ हवा गुजरेगी, यानी विंडी टाइम होगा डे, हवा तेज़ से चल रही होगी, तो चिमनी के जब हवा तेज़ होगी तो चिमनी के उस हिस्से में जहाँ से धुआं निकल रहा है ऊपर वाले हिस्से में, वहाँ पर जब स्पीड ज़्यादा होगी हवा की तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस चिमनी के अंदर वाले एरिया में। चिमनी के अंदर वाली एरिया में अगर आप देखें वहाँ पर तो हवा नहीं चल रही, हवा का असर नहीं पड़ रहा होता, तो वहाँ पर क्या होती है, स्पीड धुएं की कम होती है, एयर की स्पीड कम होती है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अब आपने गौर करना है कि जब चिमनी के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और चिमनी के बाहर प्रेशर कम है, वजह चिमनी के बाहर चूँकि स्पीड एयर की ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर कम है, चिमनी के अंदर जो स्पीड है वो कम है तो प्रेशर उसका ज़्यादा है। तो एयर जो होगी, स्मोक जो होगा वो क्या होगा, वो पुश करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो जितनी तेज़ी से फिर वो मूव करता हुआ धुआं जो है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर ऊपर भी प्रेशर बराबर हो और दरमियान भी प्रेशर बराबर, नीचे चिमनी में प्रेशर बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं वो जो ट्रैवल कर रही होती है वो नॉर्मल स्पीड के साथ वो ट्रैवल कर रही होती है।